हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मेरा जो कैरियर बना उस शुरुआत जो है एटॉमिक एनर्जी से हो गई। वहाँ पे मैं रिसर्च में था और उसके बाद वहाँ से निकल के एक प्राइवेट कंपनी में आया, वहाँ भी रिसर्च में चला गया। तो जो मेरी सोच बनी वो चीज़ों को नए सिरे से देखने की हुई। जैसे भी कोई प्रोडक्ट है तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे किया जाए और क्वालिटी उसकी कैसे इम्प्रूव की जाए, इस पे मैं काम करता रहा और परिणाम भी मुझे अच्छे मिले। जब मैं एटॉमिक एनर्जी में था तो वहाँ की जो साइंटिफिक एरेना थी उसमें जो डिस्कशन होता था इवन इन आवर क्लासरूम्स कि आने वाला जो वक्त है उसमें बायोलॉजी में ज़्यादा रिसर्च के चांसेस हैं। और क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें सेचुरेट हो चुकी हैं और नया कुछ निकल के आ नहीं रहा है, लेकिन बायो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत कुछ करने को शेष रह जाता है। उसके बाद मैंने अपने करियर में जो भी काम किए, नए नए प्रोडक्ट बनाए, सब कुछ किया, लेकिन अभी स्टेज पे आकर के ऐसा सोचता हूँ मैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर थी उसमें हुआ क्या कि पिछली शताब्दी में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई और अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स का जो उपयोग हुआ वो इस लेवल तक चला गया कि हमारा जो फूड है वो ऑर्गेनिक नहीं रह गया, वो केमिकल हो गया। तो अब इस क्षेत्र में, एग्री क्षेत्र में, हमको नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमको ऑर्गेनिक फूड मिल जाए जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो और हमको ज़्यादा मेडिसिन पे न जाना पड़े। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ एक जापानी वैज्ञानिक की। फूको का उनका नाम था, मासानोबु फूको का। तो एक जैव वैज्ञानिक थे, इनफैक्ट ही वॉज एन एंटोमोलॉजिस्ट, और उन्होंने जो रिसर्च की तो अल्टीमेटली ही वॉज पोस्टेड ऑन ए पोर्ट जहाँ पे कि इम्पोर्टेड सीड्स की क्वालिटी उनको चेक करना रहता था और देखना रहता था कि इसमें कोई फंगस या कोई ऐसा हार्मफुल जीव तो नहीं है जिससे कि उसके रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आए। तो उन्होंने अलग अलग किस्म के जीवों को मारने के बारे में, उन पर कौन सा इंसेक्टिसाइड डाला जाए, इसके बारे में शोध किया उन्होंने। और करीब 38-39 साल की उम्र में वो बहुत बीमार पड़े एंड ही वॉज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल। जापानी लोग जो अस्पताल बनाते हैं वो अक्सर झील के किनारे बनाते हैं, तो उसी तरह की एक अस्पताल में वो भर्ती हुए और अपने वार्ड में, प्राइवेट वार्ड में काफ़ी दिनों तक बीमार रहे। रात में नींद आती नहीं थी। तो सुबह की भोर में एक दिन वो बरामदे में पीछे बालकनी में बैठे और वहाँ से झील दिखाई पड़ी। काफ़ी लंबी चौड़ी झील थी और झील के इस किनारे एक पक्षी का एक जोड़ा था, शायद क्रेन का, जो विहार करता था। तो उनको थोड़ी नींद आई तो अचानक से वो दोनों पक्षी उड़े आवाज़ निकालते हुए, जिससे उनकी तंद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि वो दोनों पक्षी झील के उस पार निकल गए और फिर वो वापस नहीं आए। तो उनके दिमाग में एक चीज़ ये, एक शॉक ये आया कि झील के उस पार की ज़िंदगी कुछ और है, इस पार की कुछ और है। तो अभी तक मैं जो कीड़े मकोड़ों को, कीटों को कीटनाशक दवाइयों पे शोध करता रहा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको मारा न जाए। तो ही डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब और सीधे अपने गांव पहुंच गए। और वहाँ जापान में जैसे सरदार लोग झाला बनाते हैं, और यहाँ पूरब में उसको पाही बोलते हैं। खेत के बीचों बीच एक झोपड़ा बनाया जाता है जिसमें लोग रह करके खेती बाड़ी की निगरानी करते हैं। तो वहाँ पे वो बस गए और पिताजी से कहा कि अब आप गाँव जाइए, मैं संभालता हूँ। तो सारी मॉडर्न जो फार्मिंग की मशीनरी होती थी सब कुछ था, ट्रैक्टर्स थे, स्प्रेयर्स थे, सारी कुछ चीज़ें उन्होंने बंद कर दी।
और उन्होंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि एक कीड़ा लगता है तो उसको खाने के लिए दूसरा उससे बड़ा कीड़ा आ जाता है, फिर उसको खाने के लिए कोई चिड़िया आ जाती है। लाइक दैट द नेचर साइकिल वर्क्स। और उनके मित्र लोग जो ऑफिस से आते थे वो कहते थे यार इसमें ये दवा छिड़कवा दो, ये ऐसे हो जाएगा। बोला नथिंग डूइंग। साल भर बाद तो थोड़ा प्रोडक्शन में, जैसे साइट्रस फ्रूट्स थे उसमें कुछ प्रोडक्शन में कमी आई, लेकिन नेक्स्ट ईयर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। और उन्होंने एक किताब भी लिखी, उसका नाम था वन स्टार रेवोल्यूशन। उसमें उन्होंने ये प्रयोग किया कि जैसे धान की कटती है तो कटने के टाइम में ही उसमें सरसों बिखेर दिया, और धान का जो पुआल होता है, स्ट्रा होता है, उसको उसके ऊपर बिखेर दिया उन्होंने। विद द रिजल्ट की मॉइस्चर मेंटेन रही और बहुत अच्छा जो है जमावट बहुत अच्छी हुई बीजों की, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी रही। और देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिक आकर के उनका ये प्रयोग देखते रहे। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स द प्रोडक्टिविटी लेवल्स वेर मेंटेन्ड। सबसे बड़ी बात ये कि वो जो अपना ऑर्गेनिक फूड बेचते थे तो उसका रेट भी जो फर्टिलाइजर ग्रोन फूड होता था उसके आसपास ही रखते थे, उससे ज़्यादा बढ़ाते नहीं थे। उनका ये कहना था कि जब हमने इनपुट कॉस्ट कम कर दी तो नेचुरली सेल्स प्राइस भी कम होना चाहिए या उसके बराबर ही रहना चाहिए। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में हमें भी, हालांकि ये पिछली शताब्दी की बात है, हमें इस शताब्दी में ये सोचना है कि क्या हम भी फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं या रिड्यूस करके जीरो ला सकते हैं, एंड कीपिंग द प्रोडक्टिविटी लेवल सेम। हाउ टू क्रिएट द ऑर्गेनिक फूड। इससे न केवल हमारी सेहत अच्छी होगी बल्कि हम अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। अब इसी क्रम में जो दूसरी चीज़ है, ये तो रही एग्रीकल्चर की बात, दूसरी चीज़ जहाँ मैं सोचता हूँ कि रिसर्च का स्कोप है वो फूड और न्यूट्रिशन पे है। देखिए, हम लोग का जो भोजन है, जिस तरह से हम पकाते हैं भोजन को भारतीय स्टाइल में, उससे होकर न तो केवल उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है, क्योंकि जो हमारा प्रेशर कुकर है वो 100 डिग्री प्लस पे काम करता है, बल्कि हमारी जो बॉडी के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं, उनको हम प्रॉपर फूड नहीं देते हैं। वो उनको आदत है कच्चा भोजन खाने की, हम पकाया हुआ भोजन खिलाते हैं उनको। इसी दिशा में विश्व के कई वैज्ञानिकों ने तमाम शोध किए हैं, एंड दे हैव फाउंड कि फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया फर्मेंटेड मिल्क, एक वैज्ञानिक ने ये प्रयोग किया कि बैक्टीरिया फर्मेंटेड मिल्क पीता रहा तो उसकी लॉन्गेविटी, फ्रांस का वैज्ञानिक था कोई, उसकी लॉन्गेविटी बढ़ करके उस समय जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी का किस्सा है ये, कि फ्रांस में उस समय एवरेज एज 40 थी तो वो 73 साल की उम्र तक जिया। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फूड और न्यूट्रिशन की साइकिल है, जिस तरह से सिस्टम केमिकल हम खा रहे हैं, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? और ऑफ कोर्स वी नीड फूड फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो प्रोडक्टिव लेवल हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड के हम ऑर्गेनिक की तरफ ले जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा कुकिंग सिस्टम है वो बैक्टीरिया फ्रेंडली कैसे हो सकता है, इस पर रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ह्यूमन हेल्थ जो है, कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम ऐसा कुछ खाएं कि डिजीज़ हमको पैदा ही ना हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो शोध का जो एरिया हो बायो का, वो इन दो दिशाओं में होना चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो। थैंक यू।